Hello dear students, welcome you all to the platform of IO Foundation TechWings। आज हम आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 सीबीएसई का पेपर लिख रहे हैं। सीबीएसई में आप इंग्लिश का पेपर दे चुके हैं और निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा इंग्लिश का पेपर स्ट्रेटेजी अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प तो मिला ही होगा पेपर में। तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इसलिए हुए हैं कि आने वाला पेपर साइंस का है, तो हम लोग साइंस का एक बार स्ट्रेटेजिक मूव देख ले कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, किन टाइप के क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का वेटेज कितना कितना है, एंड लाइक दैट जो भी आपके मन में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे होंगे हम उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साइंस के एक्सपर्ट मंसूर सर, तो हम सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं और उसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो सीबीएसई का साइंस का पेपर होने वाला है 20 तारीख को, उसमें आपका जो पेपर स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो एज यूजुअल जैसा कि आंसर कॉपी आपको मिले तो आप सारा इंफॉर्मेशन एज पर योर एडमिट कार्ड सही ढंग से करेंगे। पिछले इंग्लिश का पेपर स्ट्रेटेजी सर हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो उसमें एक बच्चे का उस पर रिव्यू था कि सर जिसने नेम कैंडिडेट नेम लिखा हो और अगर एक ही कॉलम में 2 जगह मार्क कर लिया हो तो उसका क्या होगा। तो बच्चों इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे जो बॉक्स होता है उसमें अगर अपना नाम सही सही लिखें तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट बी केयरफुल ऑफ दिस, ऐसी मिस्टेक आप ना करें, ये चीज कोई सही नहीं है। क्योंकि रोल नंबर का जो होना चाहिए बॉक्स कॉलम और कैंडिडेट नेम का कॉलम वो मोस्ट एक्यूरेटली फिल करना चाहिए, और ये गलती आपसे गुंजाइश नहीं, ये गलत बात है, ऐसी गलतियां आपको करनी नहीं है। खैर आप पहला पेपर दिए हैं, ये चीज एक्सेप्ट करी जाएगी, बोर्ड भी करेगी एक्सेप्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप इसके लिए केयरफुल जरूर हों। तो आप मैं फिर से इसलिए जरूरी समझा कि इस टाइप का आया था मुझे, तो मैंने जरूरी समझा कि एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को एडमिट कार्ड के हिसाब से आप उसमें मार्क करेंगे। क्वेश्चन पेपर कोड, सेट नंबर, ये सारे चीज आप सही तरीके से लिखेंगे। और आपको जो शुरू का 15 मिनट्स जो दिया जाता है बच्चों, वो 15 मिनट्स आपको इसीलिए दिया जाता है कि उसमें आप गंभीरता से उसको लें। ऐसा नहीं कि मतलब सिली मिस्टेक हमने कर दिया और बाद में सर अब क्या होगा। जी चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर पहले तो आप ये बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज क्या कुछ रहता है पेपर में, और इन बच्चों को किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए और किस हिसाब से पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक वेटेज का सवाल है तो एज सच चूंकि 80 मार्क्स का पेपर है तो कोई बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि करीबन 4 चैप्टर तो सारे में पढ़ने हैं, 4-5। तो वेटेज का एज सच कुछ नहीं है। आप अगर पेपर बच्चों ने सैंपल पेपर और हमारे IM फाउंडेशन का अगर टेस्ट सीरीज बच्चों ने करा है तो उस टेस्ट सीरीज में बच्चों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे मैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर साइड करूं तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का होता है और सेक्शन सी जो 3 मार्क्स का होता है, सेक्शन डी 5 मार्क्स का है और सेक्शन ई पैसेज बेस है, तो उनमें बच्चों ने एक कॉमन पैटर्न नोटिस करा होगा उस पेपर में कि सारे जो सेक्शन है, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो उन सब में जो क्वेश्चंस का नंबर है वो इक्वल नंबर के थे। तो और अगर आप सीबीएसई का भी सैंपल पेपर चेक करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको सेम मिलेगा। जैसे अगर सेक्शन बी में 6 सवाल है तो उनको 2 क्वेश्चन बायो से आएगा, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से और 2 केमिस्ट्री से आएगा।
और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात तो जरूर कहूँगा कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को तो सीरियसली जरूर ही करें, क्योंकि ये कोई 2025 में आप एग्जाम लिखने वाले हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। हम लोग पिछले 7-8 साल से इस सेक्शन में हैं, और 10th हो या 12th हो सीबीएसई, निश्चित तौर पे मैं खुद इस पैटर्न को नोटिस करा हूँ फिजिक्स मैथ्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, या इवन मैथ्स एंड साइंस का क्लास 10th का पेपर होता है, उसमें हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अपने कराए गए डिस्कशंस, चाहे वो क्लासरूम डिस्कशन हो या फिर टेस्ट सीरीज का हो या फिर अपने मॉड्यूल्स हो, क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार सीबीएसई ने पूछे हैं। इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। जैसे बोर्ड का यही होता है कि डायरेक्टली का कहने का सेंस ये है कि बोर्ड का जो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस देखा जाता है, ठीक है। तो एक जो एक्सपर्ट टीचर होता है, बस वो उसको ये चीज का आभास रहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की कितनी ज्यादा है, और उसके हिसाब से हम लोग अपना जो है वो टेस्ट पेपर हम लोग तैयार करते हैं, बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। खैर, हम लोग आते हैं इस पर कि पेपर का जो करने का जो तरीका होना चाहिए बच्चों को, वो कैसे होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर सेक्शन ए का बात करें बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसा कि सर ने कहा कि वेटेज क्या होना चाहिए और क्या नहीं, तो मैं वेटेज का तो नहीं बताऊंगा उसमें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उसमें ऊपर या किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं आपको कि सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज है, उसमें 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे चॉइस बेस्ड। जैसे आप सर ऑब्जेक्टिव भी दो टाइप है, असर्शन रीजन टाइप कुछ और एक ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जैसे पिछले साल जो फॉर्मेट था लगभग वही है। तो 16 क्वेश्चन जो पूछेंगे वो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कोई एक आपको पकड़ना है और वही आपको मार्क करना है, ठीक है। और जो 4 आपको पूछे जाएंगे वो असर्शन रीजन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो असर्शन रीजन बेस्ड सवाल में आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उन दोनों स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा फॉल्स है। पहले तो ये चेक करना है, फिर आपको ये देखना है कि जो रीजन दिया गया है वो असर्शन के लिए सपोर्टिव है कि नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता है कि दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इनकरेक्ट असर्शन रीजन में बच्चों को बस यही दिक्कत होता है, 2 ऑप्शन तो वो हटा देते हैं, सी और डी। बहुत आपको ट्रू तो फॉल्स तो पता लग जाएगा अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तो बस सपोर्टिव है कि नहीं ये पता करने के लिए तो मैं एक मतलब आपको जैसे वो तो क्वेश्चन के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा चीज सपोर्टिव है और नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ असर्शन रीजन को करने के लिए, और वो मैक्सिमम केसेस में वो सही होता है। वो क्लू यही है कि अगर दोनों जो स्टेटमेंट लिए गए हैं वो दोनों के दोनों अगर ट्रू भी हैं और सेम टॉपिक से, ठीक है, एक ही कंसेप्ट के केंद्र पर आधारित है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि सेम कंसेप्ट को उठा करके 2 स्टेटमेंट को जनरेट किया गया है, तो उसमें आप आंख बंद करके कह दीजिए कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बट अदरवाइज बी ऑप्शन, बस अदरवाइज बी ऑप्शन, ठीक है। और अगर आपको उसमें फिर ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक स्टेटमेंट किसी और बात को बता रहा है, किसी और कॉन्सेप्ट को बता रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट किसी और कॉन्सेप्ट को बता रहा है, ठीक है, तो फिर आपको उसमें जैसे 10th के स्टैंडर्ड से तो कोई बहुत ज्यादा जेई थोड़ी है ये, ठीक है। जेई में तो कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं इसमें आपको बस यही पूछा जाएगा कि अगर सेम कंसेप्ट का है तो आपको करना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन और अदरवाइज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सर, एक बार आप ये भी बताइए कि जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें बच्चों का क्या स्ट्रेटेजी होगा, और सबसे ज्यादा एक चीज कॉमन यहाँ पे बच्चे भी डिस्कस करते हैं, टीचर से पूछते भी है कि केस स्टडी टाइप या पैसेज बेस्ड टाइप जो क्वेश्चंस हैं, क्या उसका आंसर वाकई में उस पैसेज में होता है या फिर नहीं होता है, या उसको कैसे करना है। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले बता दूं कि जिन बच्चों ने एकदम सीरियसली पढ़ा है साइंस का एग्जाम, मतलब पेपर, ठीक है, और उनको जो साइंस का एग्जाम देना है, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पूरा होता है ना जोश लगा करके पूरा कि हमने एकदम एक एक लाइंस एनसीईआरटी के एक्टिविटी वगैरह खंगाले हुए हैं, मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ आप पेपर को
सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करिए सीधा, सेक्शन ए Section A, बी then B, तब C. सी तब डी एंड तब लास्ट में सेक्शन ए, ठीक है। उसमें कोई आपको कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन बच्चों का को ऐसा है कि हाँ उन्होंने उतना उस पेपर को नहीं सीरियसली नहीं किया है, ठीक है, और उनका जो लास्ट में जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज भी अगर कहीं का दिया है ना, या हमारे यहाँ का दिया है IM फाउंडेशन का, और उसमें उनका अगर एवरेज स्कोर मतलब उतना अच्छा नहीं बन पाया है, ठीक है, तो उनको फिर ऐसा करने की जरूरत है कि यू फर्स्ट अटेन सेक्शन ए, आप पहले ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होगा क्या कि, और ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्टिव होकर के करेंगे, ऐसा नहीं कि हमको आ भी नहीं रहा और हमने सब टिक कर दिया, नो, आप सिलेक्शन करिए क्वेश्चंस का, जो आपको आता है वो बनेगा, ठीक है। सेक्शन ए के बाद आप करेंगे सेक्शन बी, 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, वो आपसे होगा 6 क्वेश्चन है, वो छोटा छोटा तो जनरली डेफिनेशन डेफिनेशन टाइप या यूज टाइप, या अगर फिजिक्स में मैं आपको बताऊं ना मेरा गेसिंग क्या था, तो अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपको लाइट का रे डायग्राम आपको देख लेना चाहिए, छोटा है वो, है ना, और वो छुपा हुआ चीज है। यूजेस आपको देख लेना चाहिए मिरर वगैरह का, उसी के बेस पे सवाल होते हैं। और लॉज आपको सारे याद रखना चाहिए, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ओम्स लॉ हो गया, तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जिससे इसमें सवाल बनेंगे, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री का बात कर ले तो आइसोमर्स आप ब्यूटेन का, पेंटेन का, ये सब दो देख लीजिए, प्रोपेन। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो छोटा छोटा क्वेश्चंस है ना, वो हर बच्चों को होगा ही होगा, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यू मस्ट डू सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी आपको करना चाहिए, ठीक है। सेक्शन बी के बाद बच्चों मेरा जो मानना है वो आपको सेक्शन ई करना चाहिए, जो कि पैसेज टाइप है ना, क्योंकि पैसेज एक बार तो और नवनीत सर ने जैसा अभी बोला है कि सर कई बच्चे कहते हैं कि पैसेज का आंसर जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर उसी पैसेज में होता है। मैं तो कहूँ 80% केस में ऐसा ही होता है ना, सिर्फ 20% केस है ना जिसमें वो आपको अलग है। इसका मतलब तो ये हुआ मतलब कि अगर बच्चे पैसेज ठीक से पढ़ ले, हाँ, तो एकदम मैं बताऊं आपको, बायो में जैसे मैं 2-3 बता ही देता हूँ, क्या पता मुझे थोड़ी पता है, हो सकता है वही आ जाए, ठीक है। जैसे आप न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर पर है ना, तो उसमें ना न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसमें सलाइवा के बारे में क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछ लीजिए, एंजाइम्स कौन सा एक्ट हो रहा है कहाँ पे, वो पूछ लीजिए, और इसी का न्यूट्रिशन का एक छोटा सा पैसेज दे दीजिए बच्चों को, तो बच्चों वो वहां से हो जाएगा, ठीक है। सर एक और बात है कि जैसे जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स में, उसका जैसे अभी जैसे इसका बायो का पैसेज हो गया, केमिस्ट्री का पैसेज भी बहुत साधारण एक्टिविटी बेस आता है, तो उसमें भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स तो मेरे हिसाब से उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आपको पैसेज जरूर करना चाहिए, और पैसेज से डरने की जरूरत नहीं है, वो हर हाल में होगा आपसे, एकदम 110% होगा, ठीक है। तो सेक्शन ए के बाद आपको करना चाहिए सेक्शन ई, सेक्शन बी के बाद आपको करना चाहिए सेक्शन ई। अब बच गया बच्चों सेक्शन सी और सेक्शन डी, तो मेरे से पूछो तो मैं तुमको उल्टा जवाब दूंगा, इस जगह मैं कहूंगा तुम सेक्शन डी करो, ठीक है, पहले 5 मार्क्स। हाँ, पहले 5 मार्क्स। तो बच्चे सोचे होंगे कि सर कैसे बोल रहे हैं 5 मार्क्स तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का स्ट्रेटेजी ऐसा है बच्चों कि आप सीबीएसई का सैंपल पेपर खोजिए, कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड ऐसा नहीं पूछता, जैसे आपको 5 मार्क्स के 3 ही क्वेश्चन है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, और मैं इतना श्योर हूँ कि उसमें ऑप्शंस जरूर होंगे, मतलब चॉइस कहने का मतलब या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए 5 मार्क्स का, या तो नीचे वाला कर लीजिए। जैसे एक ही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 30 है 5 मार्क्स का, तो 30 भी होगा एक, और एक 30 का और करके होगा। तो पहले तो आप उन दोनों क्वेश्चन को पढ़िए, और दोनों में से जो ठीक लगता है आप वो करिए। और मैं बताऊं आपको कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का, वो डायरेक्टली नहीं होता, वो ऐसा होगा कि एक नंबर का 5 सवाल, नहीं तो एक सवाल 3 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का।
पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन है। नहीं तो अगर वो 2-2-1 का हुआ ना तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि जैसे 2 मार्क्स का 2 हो और एक 1 मार्क्स का, तो वो आपको एकदम बनेगा ही बनेगा। सो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ये कहूंगा। मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको हर हाल में अटेम्प्ट करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसको ऐसा छोड़े नहीं कि बाप रे ये तो 5 नंबर का है मेरा से कैसा होगा, नहीं, आप उसको जरूर करिए कि 5 नंबर का है तो वो आपसे होगा ही होगा। ठीक है, अब बात आता है लास्ट सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी में आपको बच्चों में बताऊं आपको कि जैसे आप अगर साइंस में, ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो मिडिल जोन में हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ टीचर हमारा काम है कि आप उतना रिसोर्सेज के साथ लास्ट टाइम में जो करें उसमें आप कैसे अपने आप को एक्सेल कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बताया। और सेक्शन सी का ऐसा है कि जैसे आपको टोटल फिर क्वेश्चंस उसमें भी मिलेंगे, बायो के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो मैंने जो उसमें ऑब्जर्व किया है कि आमतौर पे मैं अपनी सब्जेक्ट में नोटिस करता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ बच्चों को हम देखते हैं उनको लाइट चैप्टर से उनसे क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिसिटी में उनको प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल्स में। हाँ न्यूमेरिकल्स, हाँ ऐसा कह सकते हैं। जैसे लाइट का न्यूमेरिकल जो है, मतलब देखा है मैंने कि बहुत सारे बच्चों से बनता है, ऐसा नहीं है। ये बातें उसी बच्चे के लिए करी जा रही है जिन्होंने सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया है। ठीक है, और अगर आप देख लीजिए, मैं फिर भी उसमें इसको कैटेगराइज कर दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसी का बायो स्ट्रांग होगा, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, किसी का फिजिक्स। तो ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें पहले आप अपने स्ट्रांग पोर्शन के हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये एक बहुत रिमार्केबल बात है कि खास करके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे स्पेशली उसमें अगर आपको जो ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए, जैसे मैं जब पेपर किया करता था तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में केमिस्ट्री लगता था। ठीक है, 10th क्लास में, और फिर फिजिक्स भी ठीक लगता था, बट बायो में मेरा थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं था, तो मैं भी ये काम करता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाता था और बायो का थोड़ा बाद में करता था। लेकिन फिर भी सर के तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सर के तो 94 मार्क्स हैं, तो इसलिए इसमें नहीं फिर भी मतलब ये तो ठीक है। वैसे एक अच्छे बच्चों का सर क्या स्ट्रेटेजी हो? अच्छे बच्चों का तो भाई आप सीरियसली करिए। अच्छे बच्चों के लिए तो सीधा है टाइम मैनेजमेंट भाई, आप फोकस करिए। आपको पेपर सीरियल ऑर्डर में करना चाहिए। अच्छे बच्चों का मतलब वो कि जिन्होंने साल भर सीरियसली स्टडी किया है। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, कोई बच्चे बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो सीरियसली स्टडी जिन बच्चों ने किया है, जो बाद में सिंसियर हुए हैं उनके लिए तो मैं बात कह लिया, जो पहले से फर्स्ट ईयर से सीरियस है उनके लिए हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं। तो उनका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि आपको जो सेक्शन ए करना है वो आपको जैसे 20 क्वेश्चन है, आई थिंक 20 मिनट इज एनफ, बिकॉज साइंस है ना, उसमें आपको कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ना। मैक्सिमम जो एमसीक्यू होंगे वो डेफिनेशन बेस्ड होंगे, है ना, या यूजर्स टाइप बेस्ड होंगे, तो उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। केमिस्ट्री में का बैलेंसिंग का होगा तो उसको आपको ध्यान से कर लेना है। रिएक्शन बेस्ड मेरा कहने का मतलब तो 20 मिनट ही एनफ, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो सर 10 सेकंड में हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है 1.5 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। तो 20 मिनट आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। 20 मिनट में तुम लोग सेक्शन ए करो, और सेक्शन बी के लिए फिर से मैं कहूंगा कि आपको 15 to 16 मिनट इज एनफ, क्योंकि 6 क्वेश्चन है सर, है ना, और 2-2 मार्क्स के हैं, and you have not to answer that in more than 30 words। हाँ, तो 2 मिनट काफी है एक सवाल, 2 मिनट काफी है उसके लिए, एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहेगा कि नहीं 3 मिनट, तो चलो 20 मिनट्स ही दे दो। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर डूइंग, 15 to 20 मिनट इज एनफ आई थिंक। सो 40 मिनट हैज गॉन। अब सेक्शन सी में जो बच्चे करेंगे, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, सेक्शन सी को करने में आप एक सवाल पे लगाइएगा लगभग 3 मिनट, ठीक है, 3 से 4 मिनट। तो मैं इसके लिए आपको टोटल आधे घंटा से 45 मिनट, मतलब 30 to 45 मिनट निकाल करके देता हूँ। ठीक है,
तो अगर हम ऑन एन एवरेज भी बात करें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को करने में बच्चे ने 45 मिनट लगाया है और मैं सेक्शन सी के लिए इंडिविजुअली 40 मिनट 30 टू 45 मिनट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक कि 1 आवर 30 मिनट में बच्चों का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और 3 ही क्वेश्चन है सर 5 मार्क्स पे, है ना। तो उसमें बच्चे कितना लिख लेंगे? 5 जो क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स के आए तो बहुत इजी हो जाएगा वो, या 2 2 1 करके भी आया तो आई थिंक कि 5 मिनट आप एक सवाल पे करो तो 15 मिनट काफी है उसके लिए। 15 से 20 मिनट वहां भी आप जोड़ी मान के चलिए तो आपका मतलब आई थिंक कि 1 आवर 45 टू 50 मिनट में आपका डी तक पहुंच जाना चाहिए। और सेक्शन ई पैसेज 3 है ना। पैसेज के लिए एक पैसेज में आप 10 मिनट लगा लो, 5 मिनट लगा लो, काफी है। क्योंकि खास बात ये है सर कि पैसेज में ना इनको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अच्छा, जिससे पैसेज पढ़ेंगे फिर उसमें ऑब्जेक्टिव है तो आप उसमें तो कुछ नहीं, तब तो आपको और ये बहुत अच्छी बात भी है कि फिर तो आप आसानी से, अब जैसे कि 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पैसेज में ही आंसर है और उसके बाद आपको ऑप्शन से भी आप मैच करके मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था बच्चों को कि जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, या सीरियसली उतना नहीं करे तो उनको ना सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी करना चाहिए और बी के बाद सेक्शन ई करना चाहिए। मैं बी पर फिर भी क्यों ज्यादा जोर कर रहा हूँ, ए के बाद ई क्यों नहीं, बी की ही क्यों, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो बहुत बच्चा का ऐसा रहता है सर कि मैं क्या बताऊँ, मैं कितने बच्चों से ऐसा मिला हूँ जिन बच्चों का ऐसा रहता है कि सर हम तो बस आप ये समझिए कि सर 1 नाइट 2 नाइट स्टडी वाला है वो, ठीक है, कि वो उन्होंने जल्दी जल्दी याद किया तो भाई तुम टाइम भी ज्यादा मत लगाओ भूलने के लिए, ठीक है, तुम अपना जाओ अपना उड़े लो। तो उनको तो खैर स्पेसिफाइड यही स्टडी करके गए और वही और वैसे क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ कि हाउ टू एक्सेल, है ना। लोग अंततः ये देखेंगे कि आपने नंबर कितना पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका नंबर बढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो आपका जो गोल है वही मेरा मतलब पूरा जो सॉल्यूशन है वो मेरा यही, ठीक, बिल्कुल। और ये हेल्प भी करेगा आपको स्ट्रेटेजी। देखिए एग्जामिनेशन को क्रैक करना इसेंशियल है, ये इसेंशियल नहीं है कि मैं सब कुछ, अब एक बच्चा होता है जो पूरा पेपर लिख दिया और वो सब कुछ गलत लिख दिया, तो उससे तो बेटर जरूर है कि आप उतना अटेम्प्ट लें जो सही हो। यहाँ पे एक चीज और मैं कहूँगा, ये बात बड़ा प्रैक्टिकल भी है और बहुत सही भी है। हम लोग पेपर चेक करने के टाइम टेस्ट पेपर में भी ये बात नोटिस करते हैं जो सर आपको बता रहे हैं। बहुत बच्चों का ऐसा स्ट्रेटेजी रहता है कि उनका पेपर खाली भी जाता है, ऐसा भी होता है। वैसे सिचुएशन में तो नहीं, वैसे सिचुएशन में तो मेरा कहना बस ये है कि देखो तुमको जो कुछ भी आता है सबसे पहले तुम उस चीज को करो। हाँ, एक चीज और जहाँ जो हमें हाईलाइट कर देना चाहिए सर, कई बार हमने देखा है बच्चे सेक्शन ए कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर वो उसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मतलब जो उनको उस टाइम नहीं आता, फिर वो सेक्शन बी कर लेते हैं और बी में करते टाइम उनको याद आया ए का कि मेरा वो 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो वो बी में डायरेक्ट वो नंबर लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख रहा हूं मैं, और डायरेक्ट सेक्शन बी में ही वो 7 का आंसर लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इस चीज को करेक्ट करिए, वहीं से नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो उसमें और आंसर कॉपी का इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो वहां पे ये चीज मेंशन होता है कि आप जिस सेक्शन का आंसर कर रहे हैं उसी सेक्शन में आप उसका नंबरिंग इधर उधर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप सेक्शन ए का आंसर दे रहे हैं या बी का दे रहे हैं तो उसमें आप ए का सवाल आप कर देंगे, वैसे आपको नहीं करना, ठीक है। और मेरा खास अनुरोध है कि बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। हाँ, एक और बात, जिन बच्चों का साइंस वीक है उनके लिए सर एमसीक्यू मान लीजिए अगर 16 है और हमको नहीं आया तो इससे जितना आया उतना नहीं किया और उसमें से नहीं आया, यू पिक ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन पिक करके मतलब सब कुछ कर देना, उसमें सब वही लिख देना। जैसे अगर आपको 16 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने ये कह लिया कि जैसे इसको बोलते हैं कि जैसे अब नहीं आ रहा है तो बच्चा उसमें क्या करेगा, है ना,
तो आपको जैसे बहुत बच्चा होता है ना कि इसको बोलते हैं तुक्का लगाना, तो तुक्का भी जो वही लगाएगा, जैसे एक कंफ्यूजन का स्टेट होता है और एक ब्लैंक का स्टेट होता है। तो कंफ्यूजन का स्टेट बेटर है, बच्चा पढ़ा हुआ होता है तो चार में से जो मोस्ट निगेटिव जो लग रहा है कि जो हो ही नहीं सकता वो तो बच्चा पहले काट रहा है, तो उसमें लॉजिकल बातें होती है ना। जिसका ब्लैंक ही है तो फिर वो तो उसमें लॉजिक क्या है, तो इररिलेवेंट है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यही बताऊंगा, उनके लिए भी कह रहा हूँ कि भाई आपका पेपर ना फंसे, इसके लिए है क्या कि आप अपना एक ऑप्शन कोई भी करें और उसको आप फॉलो करें बस। ओके ठीक है, ये तो सही स्ट्रेटेजी है। खैर इसमें एक चीज और सर हम आपसे जानना चाहेंगे साइंस के पेपर के रिगार्डिंग, कि बच्चा को जैसे सीरियल ऑर्डर में अगर बच्चा करता है, जैसे खास करके उस टाइप के क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई है और उसका अगर आंसर उसको टेम्पोरली नहीं आया और वो सेक्शन बी या सी में चला गया, फिर उसको याद आया, तो वो वहां पे न करके इसको अगर पहले वाले सेक्शन में करेगा, तो क्या इससे बेटर उसके लिए भी ये है, खास करके वो बच्चा जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है, क्या उसको भी ऐसा करना चाहिए कि सेक्शन ए का 1 से 20 तक एज इट इज सीरियल ऑर्डर में वो लिख दे, उसमें से जो ऑप्शन उसको आ रहा है वो करे, और फिर जब उसको याद आएगा तो वो फर्स्ट पेज पे जाके, जैसे ऑब्जेक्टिव में ये चीज चल जाएगा क्योंकि उसमें तो वन वर्ड आंसर है, तो वो तो ब्लैंक छोड़ा है, वो वहां एडजस्ट भी कर देगा। जब वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर वो ऐसा करेगा तो सर मान के चलिए कि अगर हम सेक्शन सी का आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और हमने अपने अंदाज से उसमें 2-3 लाइन या 4 लाइन हमने छोड़ा, और इन केस जब मैं सेक्शन डी कर रहा था तो मुझे याद आ गया वो सेक्शन सी वाला क्वेश्चन, है ना, या मुझे याद नहीं भी आया और मैंने उसमें कुछ बना करके लिखने का सोचा, तो उस समय भी ऐसा होता है कि जो कंक्लूडिव पार्ट होता है तो 3 लाइन में नहीं हो करके अगर वो 5 लाइन जा रहा है तो फिर तो बच्चा को आधा 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भाई हमारा ये अनुरोध है कि आपको जो आए उसको पहले करिए, आप जो भी क्वेश्चन करिए उसमें ऊपर सेक्शन जरूर लिखिए, जैसे हर बार नहीं, अगर सेक्शन चेंज हो रहा है तब सेक्शन में मेंशन एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी है वो कितना काम करेगा? बहुत, वो आपके लिए समझिए धार्मिक ग्रंथ है, जैसे आप रामायण का अपना लीजिए वैसे, ठीक है। अगर एनसीईआरटी केमिस्ट्री में खास करके अगर केमिस्ट्री में जो बच्चा एनसीईआरटी का एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव वेरी है, बहुत ज्यादा है, पूरा करेगा पूरा। तो ये कुछ डिस्कशन और हमारा पेपर स्ट्रेटेजी है। हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर पहलू पे बात किया है। हमने उन बच्चों के लिए भी बात किया है जो पूरा साल अच्छे से तैयारी किए, हमने उन बच्चों के लिए भी बात किया है जो लास्ट के 2-3 मंथ में सीरियस हुए हैं, उससे पहले वो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं किया, और हमने उन बच्चों के लिए भी बात किया है जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहे, ठीक है। इवन इन एग्जामिनेशन टाइम अब शायद 2 दिन बचा है, तो अभी तक भी जो सीरियस नहीं है उनके लिए भी किए हैं। तो आप इन बातों को मद्देनजर जरूर रखें और इसी के हिसाब से तैयारी करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत काम करेगा और आप इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। और एक बार फिर जाते जाते मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जैसा कि हमने इंग्लिश के पेपर में डिस्कशन किया और उसके बावजूद भी कोई पर्टिकुलर बच्चा गलती कर रहा है तो ठीक है, क्लास 10th में ये चीज चल जाता है, लेकिन आप इस चीज का आदत नहीं बनाएं, क्योंकि अभी से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। अभी आपको 12th देना है, ग्रेजुएशन देना है, आगे की पढ़ाई करनी है, उसमें कई तरीके के एग्जामिनेशन आपको फेस करेंगे। तो आप ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें और 15 मिनट्स जो टाइम आपको मिला है वो स्पेशली आपको डिटेल्स भरने के लिए मिला है और बाद में 15 मिनट्स फिर क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी मिलता है। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें, 15 मिनट आप पूरा यूटिलाइज करें। बच्चे जल्दी से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन पेपर मिला वैसे ही, और बिल्कुल नहीं, आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिल रहा है ना, तो आप उसमें 15 मिनट आप बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर ध्यान दें, उस टाइम कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। हमारा वीडियो आपको पसंद अगर आ रहा है और आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पे हमारा चैनल है और इससे जुड़े रहें, ताज़ा ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहेगा।
साइंस का वीडियो साइंस के एग्जाम के रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम मैथमेटिक्स का भी स्ट्रेटेजी जानेंगे, एसएसटी का पेपर कैसे करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और खास करके वो बच्चे जिनका 12th है तो 12th में भी पीसीएम रिलेटेड सारे कोर्स का हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमें पेपर करना है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।